एनवायरनमेंट गुड्स के केस में आप ये समझिए कि जब हम कोई भी वस्तु बना रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज़, हम जब भी वो वस्तु बनाते हैं, तो उसके साथ अगर कोई एक ऐसी वस्तु बन रही है, जिसकी कॉस्ट उसकी प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, दर्शाई नहीं जा रही है, तो हम कहेंगे यहाँ एक्सटर्नैलिटीज़ है, बाह्यताएँ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा है, एक फर्म पेट्रोलियम इंडस्ट्री है और वो पेट्रोल बना रही है, रिफाइनरी है, पेट्रोल का प्रोडक्शन कर रही है। लेकिन पेट्रोल के प्रोडक्शन के साथ-साथ सपोज़ सपोज़ वो वाटर पॉल्यूशन भी कर रही है। तो क्या वो जो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रही है, अपनी जो प्राइस तय कर रही है, उस प्राइस के अंदर क्या उन्होंने वो जो सोशल कॉस्ट वाटर पॉल्यूशन के कारण लोगों को आ रही है, क्या उन्होंने उसको अहमियत दी है? या क्या वो प्राइस के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं? तो हम ये देखते हैं कि ये कॉस्ट प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और इस प्रकार की इस एनवायरनमेंट के केस में या पॉल्यूशन के केस में ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कहलाती हैं, ऋणात्मक बाह्यताएँ कहलाती हैं। ऐसे ही कुछ धनात्मक बाह्यताएँ हो सकती हैं। धनात्मक बाह्यताएँ का मतलब ये है कि आप कोई काम करो और थर्ड पार्टी को उसका बेनिफिट हो रहा हो और वो उसके लिए पे नहीं कर रहा हो। ऋणात्मक बाह्यता में जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को इसका लॉस हो रहा है और वो इसके लिए पे क्यों करेंगे या वो इसके लिए बियर कर रहे हैं, वो इसको सहन कर रहे हैं, वो इसको भुगत रहे हैं, तो उनका डैमेज हो रहा है। तो यहाँ जब भी आप एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अलग-अलग टर्म्स यूज़ की जाती है। कई बार उसको डैमेज कहा जाता है, कई बार एक अबैटमेंट टर्म भी मैं यूज़ करूँगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट से मैंने फर्स्ट क्लास के बाद बात हुई थी, तो वो कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा कि उनको मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि अबैटमेंट यानी कि कम करना, पॉल्यूशन को अबैटमेंट करना यानी कि कम करना। डैमेज का मतलब जो भी सोसाइटी है, उसके ऊपर जो पॉल्यूशन के कारण नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का जो प्रभाव दिख रहा है, वो हमारा डैमेज है। अब पॉल्यूशन के केस में हम वन बाय वन नहीं देख सकते। कुछ जो स्टार्टिंग के मॉडल्स हम देखते हैं, उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक प्रोड्यूसर है और उससे एक सप्लायर है या एक जो है पॉल्यूट करने वाला है, जो प्रोड्यूसर कह दें आप प्रोडक्शन करने वाला, जो ऑयल रिफाइनरी के अगर केस में लेते हैं तो ऑयल रिफाइनरी जो कि प्रोडक्ट पॉल्यूशन वो कर रही है और दूसरा जो कि बियर कर रहा है, जिसको कि नुकसान हो रहा है, वो सपोज़ कोई मछली पकड़ने वाला जबकि जिसको वाटर पॉल्यूशन के कारण नुकसान हो रहा है। तो ये वन एक एक व्यक्ति का हम केस पढ़ते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए, तो पॉल्यूटर्स की संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन पॉल्यूटर्स से तुलना में क्योंकि एनवायरनमेंट का केस है, तो जो लॉस या डैमेज है वो पूरी सोसाइटी को होता है। तो यहाँ एक बात और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी इंडिविजुअल का डैमेज देखता हूँ, तो उसका जो डैमेज कर्व है, उसके बाद में सपोज़ मैंने 2 इंडिविजुअल का डैमेज कर्व देखा, इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल 2 तो उनका जब डैमेज कर्व को मैं जब समेशन करूँगा, तो चूँकि ये एक पब्लिक बैड है, उसकी या पब्लिक गुड है, तो जब भी हम पब्लिक गुड्स या पब्लिक बैड की बात करते हैं, तो समेशन जब आप करते हैं 2 कर्व का, तो हॉरिज़ॉन्टल समेशन ना होकर वर्टिकल समेशन होगा। आप में से कोई बता सकता है कि वर्टिकल समेशन क्यों करते हैं पब्लिक गुड्स या पब्लिक बैड के केस में? अगर एक्स व्यक्ति को डैमेज इतना हो रहा है या उसको जो या आप कह दें कि मार्जिनल बेनिफिट है, उसका कर्व 1 है और बी व्यक्ति का मार्जिनल बेनिफिट 2 है या बी है, तो उस केस में अगर हम पूरा मार्केट का मार्जिनल बेनिफिट कर्व निकालना चाहें या फिर इसी को हम कहते हैं मार्जिनल डैमेज कर्व। अगर पॉल्यूशन तो उसके केस में डैमेज कर्व होगा, ठीक है? तो ये कर्व अगर हम निकालना चाहें, तो ये कर्व किस प्रकार से होगा? तो मैंने बताया आपको कि ये इसमें वर्टिकल समेशन होगा। आप में से कोई बता सकता है कि पब्लिक गुड के केस में वर्टिकल समेशन क्यों करते हैं हम? हुँ। ये कौन-सी क्वालिटी के कारण होता है? क्वांटिटी फिक्स पब्लिक गुड की क्या क्वालिटी है जिसके कारण से ये ऐसा होता है? वेरी गुड। देखिए इसका मतलब ये हुँ, नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इसी इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था
देखिए नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी ये 2 चीज़ें पब्लिक गुड की या फिर पब्लिक बैड के केस में भी है, ठीक है? कुछ लोग केवल गुड ही बोलते हैं, हम लोग जनरली जब पढ़ाते हैं तब भी गुड्स बोलते हैं। गुड्स का मतलब आप बैड भी समझिए। पब्लिक गुड्स और पब्लिक बैड्स का मतलब देखिए, जब भी कोई एक्सटर्नलिटीज़ की संख्या ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नलिटीज़ हो रही है, तो वो एक्सटर्नलिटीज़ किसको बियर करनी है? अगर नेगेटिव है तो भी समाज को बियर करनी है, सोसाइटी को, पॉजिटिव है तो भी सोसाइटी को बियर करनी है। ठीक है? तो उन केस में अंदर सोसाइटी को प्रॉफिट है मतलब उस केस में। तो यहाँ पर जो पब्लिक गुड्स हैं उसके केस में हम 2 या 3 प्रकार की चीज़ें नए टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, वो है नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड जो एक और बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक गुड्स की वो है फ्री राइडर प्रॉब्लम। इसी को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब कि आप जब कंज़्यूम कर रहे हैं, तो आप दूसरे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को लिंक दे देता हूँ और ये लिंक सपोज़ मैं मेरी फ़ेसबुक पेज पे भी डाल देता हूँ, मेरा मेरा ईमेल आईडी उसपे भी पोस्ट कर लेता हूँ या फिर मेरा जो अगर वेब पेज बना है, उस पे पोस्ट कर देता हूँ, इंस्टा पे भी डाल देता हूँ, सभी जगह डाल देता हूँ, ठीक है? तो उस केस में ये नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो भी आना चाहे आ जाए और जब भी कोई व्यक्ति एक व्यक्ति कंज़्यूम कर रहा है, तो दूसरे को उसके कंज़म्पशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, दैट इज़ नॉन राइवल। वो उसके कंजम्पशन को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर रहा हो तो नॉन राइवलरी। अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये 2 क्वालिटी केवल और केवल किसके अंदर होती है? प्योर पब्लिक गुड्स के अंदर होती है। केवल प्योर पब्लिक गुड्स, बाकी कुछ पब्लिक गुड्स होंगी उनमें थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, कुछ केसेस में एक्सक्लूड किया जा सकता है, कुछ केस में आप कहेंगे कि यहाँ राइवलरी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्सक्लूड करने की बात करता हूँ, तो अगर मैं केवल आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं और मैं सपोज़ उसको यूट्यूब पे पोस्ट नहीं करता हूँ, तो और कोई देख नहीं सकता। जब मैं इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ, तो ये प्योर पब्लिक गुड बन जाता है। कोई भी व्यक्ति उसको एन्जॉय कर सकता है। ठीक है? तो ये आपका प्योर पब्लिक गुड का केस हुआ कि जहाँ आप एक्सक्लूड अगर कर लेते हो, कोई भी किसी भी तरीके से दूसरों को, तो वो पब्लिक गुड नहीं है। तो ये क्वालिटी पब्लिक गुड या पब्लिक बैड की होती है। नॉन राइवल एक व्यक्ति अगर कंज्यूम कर रहा है तो उससे उसका कुछ भाग खत्म नहीं होता। एक साथ सभी व्यक्ति खत्म कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसी में जब आप आगे हम पढ़ेंगे इसका जो लास्ट मॉडल है हमारा, उसमें ये पढ़ेंगे कि जब इस प्रकार की चीज़ें हों तो उसके अंदर प्राइस किस प्रकार से तय की जाए। ये एक आगे की बात है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो पब्लिक गुड्स के साथ में प्रॉब्लम आती है, वो ये आती हैं कि जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आ जाती हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट को कि इन एक्सटर्नलिटीज़ के कारण से कौन व्यक्ति उसको बियर करेगा? कौन व्यक्ति ये कहेगा कि मैं इसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? क्योंकि जब भी पेमेंट के लिए बात की जाएगी, तो लोग क्या कहेंगे कि यार हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो उनको ज़रूरत नहीं लगेगी उस चीज़ की। जैसे हमने एजुकेशन का भी एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि और आपका हेल्थ सर्विसेज़ का एग्ज़ाम्पल दिया या फिर आप कोई भी और इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो कि पब्लिक गुड्स के अंदर आती है, डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस के लिए अगर माँगा जाए नहीं आप लोग सब पे करिए डिफेंस के लिए, तो आ जाएगा नहीं यार हम तो क्यों पे करें इसके लिए। ठीक है, कुछ लोग तो बजट में जब डिफेंस के ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, तब भी उसको अपोज़ करते हैं। तो डिफेंस भी हमारा प्योर पब्लिक गुड है। आप उसके बेनिफिट से किसी भी व्यक्ति को अलग नहीं कर सकते और राइवलरी है ही नहीं। ऐसा नहीं कि एक्स व्यक्ति को बेनिफिट हो रहा है तो वाई को नहीं होगा, ठीक है? या फिर उसके लिए कम बचेगा, ऐसा नहीं। तो ये कुछ प्योर पब्लिक गुड्स की क्वालिटी हैं, जिसके कारण से एक फ्री राइडर प्रॉब्लम आ जाती है। फ्री राइडर यानी कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इसको फ्रीली एन्जॉय करूँ या मुझे कम से कम पैसा देना पड़े इसके लिए। क्यों? क्योंकि जब वो आप बताओगे कि आपके यहाँ से रेलवे लाइन निकल रही है या फिर आपके यहाँ से सड़क निकल रही है या आपके यहाँ से कचरा इकट्ठा करना है, तो आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हैं? सिंपल सा आप एग्ज़ाम्पल लीजिए। तो अब हर व्यक्ति अरे यार ये तो कचरा तो हम आप डस्टबिन में डाल देंगे, है ना? या फिर हम खुद ही हमारा कहीं डिस्पोज़ कर देंगे, हमें तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये इस प्रकार की एक प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन फिर गवर्नमेंट या तो बाउंड करती है लोगों को कि उनको देना ही है या फिर लीगली उनको प्रेशराइज़ किया जा सकता है या फिर उसके ऊपर आप ये कहते हैं वोटिंग के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि कौन-सी पब्लिक गुड्स की डिमांड लोगों के द्वारा किस सोसाइटी के अंदर कहाँ पर की जा रही है। ठीक है? ये इस थोड़ा-सा एक डिटेल में आप लोगों को मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तो जिसमें हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे फिर हम वापस हमारे उसी मॉडल पे आएँगे जहाँ पे हम बात कर रहे थे।
ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम 2 बातें करेंगे इसमें। एक तो पब्लिक गुड्स की और एक एक्सटर्नलिटीज़ की। ये आपका आरपीएससी के लिए भी काम का है ये पार्ट, और साथ ही साथ में नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा मैं फ़ास्ट चलूँगा क्योंकि मुझे आगे भी उतना कवर करना है। तो देखिए आप इसमें कि मार्केट फेलियर हम जब बात करते हैं कि क्यों बाज़ार काम नहीं करता है, मतलब कि बाज़ार के काम नहीं करने का अर्थ ये है कि क्या कारण है कि मार्केट प्रॉपरली जो उन प्राइसेस डिसाइड करता है या कॉस्ट डिसाइड करता है, उसके अंदर वो जो प्राइस है वो एक्सटेंडेडीज के कारण से या पब्लिक गुड्स के कारण से या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण से या इम्परफेक्ट कंपटीशन के कारण से प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं होती है और मार्केट वर्क नहीं कर पाता है। यहाँ जो एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स में, इसमें अभी हम इन कंपटीशन की बात नहीं करेंगे। मार्केट फेलियर में यहाँ पर हम केवल लास्ट 2 पॉइंट्स की बात करेंगे। पब्लिक गुड में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, या तो हम एनवायरनमेंट क्वालिटी की बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्वालिटी अपने आप में एक पब्लिक गुड है, या पॉल्यूशन अबैटमेंट की बात कर सकते हैं कि पॉल्यूशन को कम करना, ये भी एक पब्लिक गुड है। दूसरा है हम एक्सटर्नलिटीज़ की बात करेंगे, जिन ऐसी वस्तुएँ जिनके जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन किया जाता है, उसमें जो डैमेज होता है वो थर्ड पार्टी को होता है। ठीक है? उसका जो या तो प्रॉफिट या डैमेज जो भी हो रहा है, तो थर्ड पार्टी उसको बियर करती है, यानी डैमेज आउटसाइड द मार्केट ट्रांज़ैक्शन, और वो मार्केट ट्रांज़ैक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज़, ठीक है? बाह्यता। अगर ये प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाए मार्केट प्राइस के अंदर, देन हम कहेंगे बाह्यता नहीं, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फिलॉसॉफिकली आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक्सटर्नलिटीज़ है क्या? और एक्सटर्नलिटीज़ होती क्या है? मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ भी होती हैं, और जनरली ये सब एक्सटर्नलिटीज़ अगर बहुत बड़े लेवल पे आ रही हैं, ठीक है? बहुत बड़ी सोसाइटी को, सभी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं, देन जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, वो आपकी पब्लिक गुड बन जाती हैं। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, देन वो पब्लिक गुड कहलाएगी, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हैं, देन वो पब्लिक बैड कहलाएगी। ये सिंपल डेफिनिशन है पब्लिक गुड्स और पब्लिक बैड्स की। तो एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स के केस में हम जनरली जो पढ़ाई करते हैं, जो देखते हैं, अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन हमारा पब्लिक बैड्स के बारे में होता है, न कि पब्लिक गुड्स के बारे में। प्योर पब्लिक गुड की मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी हैं। एक तो नॉन राइवलरी कंजम्पशन होगा और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स से आप किसी को भी बाहर नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हर व्यक्ति उसका बेनिफिट ले सकता है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैं अगर अपना वीडियो आपको यूट्यूब पर पोस्ट करता हूँ, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसने क्लास अटेंड की है वही बेनिफिट ले सके। तो ये प्योरली नॉन एक्सक्लूडेबल है, और नॉन राइवल कंजम्पशन है ही है साथ में। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसको, अगर एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, तो साइमल्टेनियसली कई लोग इसको एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है? नॉन राइवलरी कंजम्पशन का मतलब आप जहां भी अगर, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी हमारे पास रहते हैं, आते हैं एग्जाम में, तो उसमें आप ये देख लें कि जहां भी मार्जिनल कॉस्ट, किसी और व्यक्ति को वही वस्तु प्रोवाइड करने की मार्जिनल कॉस्ट अगर जीरो आती है, तो हम कहेंगे कि द कंजम्पशन इज नॉन राइवल कंजम्पशन। यानी एक एक्स्ट्रा व्यक्ति को मैं अगर पढ़ा देता हूं, लेक्चर दे रहा हूं, देन मेरी मार्जिनल कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द लेक्चर इज नॉन राइवल कंजम्पशन। ठीक है? और नॉन एक्सक्लूडेबल आपको पता ही है कि पब्लिक रोड्स नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है? कोई व्यक्ति को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम शेयरिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स को शेयर करने के। और यहाँ पर हम एक्सक्लूडेबिलिटी को, मैंने बताया ना, जैसे कि ये थोड़ा-सा ये कॉस्टली हो जाता है। अगर मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो मुझे अपना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं एक्सक्लू और उस सॉफ्टवेयर के राइट्स मैं आप लोगों को सेल कर सकता हूँ कि आप इसी पर परचेज़ करिए। तब ये हो सकता है कि मैंने उसको पब्लिकली पोस्ट नहीं किया है, देन उस केस में लेकिन वो थोड़ा-सा कॉस्टली होगा, तो उस
उससे आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो चीज़ों को। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ वो प्योर पब्लिक गुड्स होगी। एंड राशनिंग ऑफ द गुड्स इज नॉट फिजिबल, ठीक है, या इस केस के अंदर नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब एक और भी होता है कि आप राशनिंग नहीं कर सकते कि इनको कितना देना है कितना नहीं देना है, ये हम डिसाइड नहीं करते, कोई किसी को भी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो ये इन दोनों टर्मिनोलॉजी का मतलब है, और ये केवल और केवल प्योरली पब्लिक गुड्स के केस में होती है। जो कुछ एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी दिए हैं, लाइट हाउस और नेशनल डिफेंस और एनवायरमेंट क्वालिटी, ये पब्लिक गुड्स है। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूज, और इसके बेस पर कुछ प्योर पब्लिक गुड्स होगी तो कुछ भी जरूरी नहीं, कुछ केसेस में आप ये देखेंगे कि वो उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी पॉसिबल है, कुछ के अंदर राइवलरी पॉसिबल है। तो इस प्रकार से अलग अलग केसेस अलग अलग चीजों के हो सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर, पब्लिक गुड। यहाँ पर मार्केट एज एनवायरमेंट क्वालिटी एंड पॉल्यूशन अबेटमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि पब्लिक गुड क्या होती हैं और इसके इसके क्या इफेक्ट यहाँ पर आते हैं। और ये जो हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं वो हम हमारा जो अध्ययन है, जो मेरा इस पूरा प्रेजेंटेशन का नाम ही है, वो भी आप देख लें। ये इस प्रेजेंटेशन का नाम है पूरा एनवायरमेंट प्रॉब्लम। तो एनवायरमेंट में दो प्रॉब्लम है, पब्लिक गुड एंड एक्सटर्निटी। फर्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर अभी हम बात करें, और फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी है कि पब्लिक गुड की प्रॉब्लम क्या है। तो एनवायरमेंट में दो प्रॉब्लम हुई, एक एक्सटर्निटीज की और एक पब्लिक गुड की। पहली प्रॉब्लम हम देख रहे हैं अभी, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड में क्या इश्यू है, देखिए फर्स्ट इसका ये आता है कि अलोकेटिव एफिशिएंसी कहाँ होगी इसमें मार्केट में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको, उससे आप देख सकते हैं इसको। पहला तो ये देखेंगे कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्या है, कि एयर क्वालिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पॉल्यूशन ऑफ अबेटमेंट क्या है। अबेटमेंट का मतलब है कि एक ऐसी कोई जो भी पॉल्यूशन कर रही है इंडस्ट्री, उसके द्वारा उसको कम करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो अबेटमेंट है। अब ये कम करने के प्रयास क्या होंगे, मैं जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब हम एलोकेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं या मार्केट की एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि सर एफिशिएंट पॉइंट वो होगा जहां पर पॉल्यूशन जीरो हो जाए। कौन ये सोचता है कि नहीं सर पॉल्यूशन जीरो होगा वही तो हमारा एफिशिएंट लेवल होगा। क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इसका मतलब ये है कि जब भी हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं है कि सर पॉल्यूशन ज़ीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन होता रहे, लेकिन अब हमें यहाँ पर अब यही प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि अब हमें वो लेवल निकालना है। अब आप क्या निकालना चाहते हैं बताइए? आप ही बताइए, मैं क्यों बताऊँ आगे से? आप सही बता रहे हैं। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, जैन साहब बोलिए। हुँ। नहीं, इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में बताइए, ये तो आम आदमी की लैंग्वेज है। तो आम आदमी की लैंग्वेज वो बता देगा सर प्रोडक्शन भी होता रहे और पॉल्यूशन कम से कम हो ना। ये इकोनॉमिक्स की देखिए आप लोग जब इंटरव्यू में जाएँगे, आप लोग जाएँगे इंटरव्यू में, मेरा पूरा भरोसा है। आप जब इंटरव्यू में जाएँगे तब आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोलें जो ऐसा नहीं लगता हो कि इकोनॉमिस्ट नहीं बोल रहा है ना? ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखें। जैसे अभी आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सर पॉल्यूशन कम होना चाहिए और एनवायरनमेंट को लॉस भी नहीं होना चाहिए और प्रोडक्शन भी होता रहना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ठीक है। बट इसको इकोनॉमिक्स की टर्म से बोलिए। ये हमारा पढ़ने का जो पर्पस है ना, हम कुछ भी जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, उसका पर्पस ये, जैसे आप अगर संस्कृत पढ़ें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी व्यक्ति को संस्कृत आई या नहीं आई वो इस बात से पता लगता है कि वो संस्कृत में बोल रहा है। तो आपको इकोनॉमिक्स आई या नहीं आई, ये चीज ये पता लगती है एमए करना इकोनॉमिक्स नहीं है। एमए करने के बाद किसी भी चीज को इकोनॉमिक्स के ढंग से बोलना, दैट इज एमए। ठीक है, अब आप थोड़ा-सा अपने दिमाग पे जोर लगाइए कि आप इसको किस ढंग से बोलेंगे, तो लगेगा कि हाँ यार एक इकोनॉमिस्ट बोल रहा है। तो देखिए जो मैंने इसमें लिखा है कि मार्केट सप्लाई ऑफ एयर क्वालिटी क्या है? तो सप्लायर्स की विलिंगनेस क्या है? देखिए हम जब भी इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में आपको बात करनी हो, तो आप सीधा विलिंगनेस पे जाइए, है ना? अब विलिंगनेस
को आपने अगर ले लिया तो आप लगेगा हाँ यार कोई व्यक्ति बोल रहा है वास्तव में, है ना? तो सप्लायर्स विलिंग एंड एबल टू सप्लाई वेरियस रिडक्शन इन SO2 एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है, हम सपोज एक CO2 या SO2 कोई भी आपने ले लिया कि सप्लायर की विलिंगनेस क्या है कि अलग 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 सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, अलग अलग रिडक्शन लेवल के ऊपर बात कर रहा है, 10%, 5%, 20%, 30%, ऐसा, ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल के। तो ये तो है सप्लायर की विलिंगनेस। तो एयर क्वालिटी का सप्लाई मार्केट अभी हमने देखा, ये आप एक इक्वेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सप्लाई मार्केट की जो इक्वेशन है हमारी वो पी फॉर्म में दी गई इसमें। जनरली जब हम डिमांड पढ़ते हैं तो अलग ढंग से होती है, वो क्यू से स्टार्ट होती है ना। तो यहाँ पर पी इज ए फंक्शन ऑफ क्यू है। यहाँ पर पी यहाँ पर आपको क्या बताता है, पी हम चूंकि या जो भी सप्लायर है उसको क्या करना है, पॉल्यूशन को अबैटमेंट करना है, उसको कम करना है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ रिडक्शन बता रहा है। ठीक है, कि SO2 का जो डिफरेंट लेवल है उस पे सप्लायर की क्या विलिंगनेस है या कितनी एबिलिटी है उसकी कि वो SO2 के लेवल को क्या करे, कम से कम करे और प्रोडक्शन करता रहे, प्रोडक्शन तो करता रहे। तो अब इसके लिए उसे करना क्या होगा, जो भी सप्लायर है उसका मतलब ये हुआ कि दो तीन चीजें, या तो उसके पास पुरानी मशीनरी हो, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस कारण से ये कॉस्ट आएगी, या फिर जो जो उसने नई मशीन ली है वो एफिशिएंट मशीनरी हो, या फिर उसकी पुरानी ही मशीन है उसके ऊपर उसने कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया, नया नई टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो ये इस कारण से उसको एक कॉस्ट आएगी कि SO2 रिडक्शन करने की कॉस्ट आएगी, उसको पी से यहाँ बताया गया है। और जो उसकी जो सप्लाई है वो परसेंटेज ऑफ SO2 अबैटमेंट से हमने उसको बताया यहाँ पर। अगला आप देखिए कि मार्केट में डिमांड क्या होगी एयर क्वालिटी की। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स के रूप में बोल रहे हैं तो हम दो ही बातें करेंगे, जो भी चीज हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एयर क्वालिटी, उसका सप्लाई कर्व क्या होगा और उसका डिमांड कर्व होगा। ठीक है, डिमांड फॉर एयर क्वालिटी क्या है आप बताएं, कोई बता सकता है? थोड़ा सा, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे तो मुझे मजा आएगा। हम्म, डिफरेंट कंज्यूमर्स हैज डिफरेंट विलिंगनेस टू पे फॉर द पब्लिक गुड। ठीक है, पब्लिक गुड यहाँ पे क्या है, एयर क्वालिटी। हर व्यक्ति की अलग अलग विलिंगनेस टू पे फॉर द पब्लिक गुड होगी। जैसा मैंने बताया ना आपको, फ्री राइडर प्रॉब्लम है, फ्री राइडर प्रॉब्लम होने के कारण हर व्यक्ति की विलिंगनेस नहीं होगी। जैसे आप एयर क्वालिटी की बात करेंगे, लोग कहेंगे यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कोई हेल्थ इश्यू नहीं है यार, क्या है, मैं तो कहा हम तो रह लेंगे यार ऐसे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता है तो वो टॉयलेट्स भी यूज कर लेते हैं, उन जगहों पर भी रह लेते हैं जहाँ गंदगी होती है, नाला बहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें इन चीजों का, जिसको हम एस्थेटिक सेंस कहते हैं, उनकी वैल्यू नहीं है उनके लिए। ठीक है, इस कारण से वो इसको अहमियत नहीं देते। तो जब भी हम कोई भी पब्लिक गुड की बात करेंगे, एक फ्री राइडर प्रॉब्लम होगी, लोगों को जैसे ही कहा जाएगा यार तुम्हारे लिए करता है, तो वो कहना नहीं नहीं मुझे तो नहीं करता। इसलिए गवर्नमेंट, इसलिए कहा जाता है पब्लिक प्रोविजन है, गवर्नमेंट को इसके लिए प्रोविजन करने पड़ते हैं पब्लिक गुड्स के लिए। लोग उसको देना पसंद नहीं करते, उसके लिए पे नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ यूनिक इनकम, वेल्थ और प्रेफरेंसेस, अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। तो कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या है, विलिंगनेस टू पे फॉर द एयर क्वालिटी इज डिमांड फॉर एयर क्वालिटी। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स डिमांड भी कर रहे हैं एयर क्वालिटी के लिए, और वो उसकी विलिंगनेस क्या है, दैट इज डिमांड फॉर एयर क्वालिटी। सप्लायर्स कितना अबैटमेंट करना चाहता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे कॉस्ट आती है, अबैटमेंट की कॉस्ट आती है उसको, इसलिए वो कितना अबैटमेंट करना चाहता है, उसकी विलिंगनेस क्या है, वो उसका सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व फॉर एयर क्वालिटी, जितना अबैटमेंट ज्यादा करेगा उतनी एयर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, अब मार्केट डिमांड क्या होगी, इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड वर्टिकली टू डिटरमिन मार्केट प्राइस एट ईच एंड एवरी पॉसिबल मार्केट क्वांटिटी। ये आप समझ गए, वर्टिकली हमने क्यों किया इसको, बिकॉज ऑफ पब्लिक गुड, एयर क्वालिटी इज ए पब्लिक गुड, इसलिए यहां पर हम इसको वर्टिकल करेंगे। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी जो सप्लाई कर्व है, क्या उसमें अगर एक फर्म है उसकी विलिंगनेस टू, हमें सप्लाई पता लग गई तो दूसरे की और आ गई, तो अब अगर मार्केट सप्लाई कर निकालना है मुझे, तो वो कैसे सम होगा? क्या उसका समीशन भी वर्टिकली होगा?
आप लिंक नहीं है क्या सभी? हुँ, बताइए? अगर हम हाँ, मैं ये कह रहा था अगर हम जैसे एक मैंने तो बताया ना 2 इंडिविजुअल की डिमांड कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से सप्लाई कर्व की बात करें हम इसको, ये रहा। अगर एक एक फर्म का सप्लाई कर्व है एयर क्वालिटी का, वो ये दे रखा है आपको, इसी प्रकार से दूसरी फर्म का भी कुछ हो और दोनों का मैं कहूँ कि मार्केट सप्लाई कर्व क्या होगा एयर क्वालिटी का, तो वो कैसे सम होगा? ये मैंने यहाँ लिख रखा है हॉरिज़ॉन्टल सम ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स मार्क एमसी कर्व्स। हर प्रोड्यूसर की जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स हैं, उसका यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल समेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्राइवेट गुड है ना? ये जो विलिंगनेस है, ये आपकी प्राइवेट है, यहाँ पब्लिक नहीं आ रही है अभी। यहाँ जो एयर क्वालिटी में अबैटमेंट जो करना है, अबैटमेंट की हर सप्लायर को कॉस्ट आ रही है। वो सप्लायर अपने हिसाब से अपनी मार्जिनल कॉस्ट कर्व के आधार पे तय करेगा कि वो कितना अबैटमेंट करना चाहता है। तो उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व अलग-अलग होंगे सभी सप्लायर के। अगर मुझे मार्केट सप्लाई कर्व निकालना है एयर क्वालिटी का, तो मैं उनका हॉरिज़ॉन्टल सम करूँगा। लेकिन अगर मुझे डिमांड कर्व निकालना है, किस चीज़ का डिमांड कर्व? डिमांड कर्व फॉर एयर क्वालिटी बाय कंज्यूमर्स, ठीक है? वो अगर हमें निकालना है तो उसका हम हॉरिज़ॉन्टल सम करेंगे सॉरी वर्टिकल सम करेंगे बिकॉज़ हाँ, मार्केट डिमांड इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड वर्टिकली टू डिटरमाइन द मार्केट प्राइस, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो क्वांटिटी है, जैसे ही एयर क्वालिटी आ जाती है क्वांटिटी, बिकॉज़ ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी वो क्वांटिटी हर व्यक्ति को अवेलेबल है। दैट क्वांटिटी इज़ अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन जब भी कोई एयर क्वालिटी सपोज़ आप देखिए, मैं जहाँ जिस एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ जो एयर क्वालिटी है, अगर मुझे मिल रही है, तो क्या मेरे पड़ोसी को वो एयर क्वालिटी नहीं मिल रही है? मिल रही है, सबको बराबर मिल रही है एयर क्वालिटी। तो जब हम एयर क्वालिटी की डिमांड की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी के कारण एयर क्वालिटी एक पब्लिक गुड बन जाती है। और इस कारण से अगर मार्केट की हमें निकालनी है डिमांड, तो हम इसको वर्टिकली सम करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिए, ये मैंने इसको एग्ज़ाम्पल से बता रखा है कि किस प्रकार से वर्टिकली सम करते हैं। तो आपको करना क्या है, प्राइस 1 ले ली, प्राइस 2 ले ली, डिमांड बाय कंज्यूमर 1, डिमांड बाय कंज्यूमर 2 और मार्केट डिमांड निकालनी है तो P1 प्लस P2 ये आपकी P हो जाएगी, ठीक है? और इन दोनों को हमने सम कर दिया तो DQD मिला देंगे तो 0.3 आ जाएगा। ये आपका हो गया वर्टिकल समेशन, ठीक है? Q इसके अंदर सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए QD सेम है, P1, P2 अलग-अलग है। अगर आपको कन्वेंशनल डिमांड कर्व दिया हो, जो कि जनरली होता है Q1 इज़ इक्वल टू समथिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ P, Q इज़ अ फंक्शन ऑफ P होता है अपन जब डिमांड कर्व पढ़ते हैं, ठीक है? तो उस केस में आपको उसको P की फॉर्म में लेना पड़ेगा और फिर P1 प्लस P2 करना पड़ेगा अगर आप कभी भी पब्लिक गुड या पब्लिक बैड का मार्केट कर्व निकालना चाहते हैं, ठीक है? आई थिंक ये क्लियर हो गया, इस प्रकार से ये डिमांड कर्व निकलेगा। फिर हम सप्लाई कर्व की बात करें, अब ये डिमांड कर्व किस चीज़ को बता रहा है आपके दिमाग में क्लियर हो गया ना? एयर क्वालिटी के लिए कंज्यूमर्स की विलिंगनेस टू पे, ठीक है? अब इसमें से आप मुझे कोई बताएँ कि व्हाई द डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड? सिंपल है यार, एज़ द एयर क्वालिटी इज़ इंक्रीजिंग, है ना? अबैटमेंट जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज ऑफ अबैटमेंट SO2 का जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, द विलिंगनेस टू पे फॉर द अबैटमेंट या एयर क्वालिटी विल डिक्रीज़। वैसे-वैसे जैसे-जैसे अबैटमेंट बढ़ाती जा रही है, ठीक है? कम करती जा रही है SO2 को। यानी कि एयर क्वालिटी आपकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे-जैसे एयर क्वालिटी बढ़ती जाएगी, कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए हम विलिंगनेस टू पे हमारी कम हो जाती है। इस कारण से डिमांड कर्व क्या होगा? कंज्यूमर का नेगेटिव स्लोप होगा। अब कोई बताए कि ये फर्म का जो हमारा सप्लाई कर्व है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड क्यों आ रहा है?
ये इसलिए पॉजिटिवली स्लॉप्ड है कि जैसे हम अबैटमेंट बढ़ाते जाएंगे, सुनिएगा, यानी कि मैंने सपोज पहले 10% अबैटमेंट किया, अब 20% अबैटमेंट कर रहा हूं, अब मैं 50% अबैटमेंट कर रहा हूं, तो मेरी कॉस्ट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको जब भी आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे उसको कम करना है, अबैटमेंट करना है, मतलब कि पॉल्यूशन को और कम करना है और कम करना है, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा है ना? बढ़ती जाएगी। जैसा कि अपन ने वो मार्जिनल कॉस्ट का देखा था ना, बढ़ती जा रही थी कर्व। अबैटमेंट जैसे-जैसे बढ़ रहा था, नेगेटिव थी हालाँकि, हालाँकि नेगेटिव थी अबैटमेंट की, क्योंकि अबैटमेंट को वहाँ नेगेटिव से लिया था। लेकिन उस केस में वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है? वहाँ जब उस दिन मैंने लिखा था उसको, वहाँ डिक्लाइन, तो आप में से एक ने वो किया था ऑब्जेक्शन उसका, फिर मैंने वापस उसको ठीक किया था। ठीक है? तो ये हमारी क्या होगी आपकी, ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है? अब यहाँ तक हमने देख लिया कि ये हमने पब्लिक गुड का मार्केट बना दिया, और डिमांड और सप्लाई से आप डिसाइड करेंगे कि कितना तो हमें रखना है अबैटमेंट का परसेंटेज। इस केस में ये 20% आ रहा है, और उसके लिए प्राइस क्या रहेगी आपकी? अब ये प्राइस क्या चीज़ है यहाँ पर? जो 19 आ रही है ना, $19 मिलियन, ये क्या चीज़ है? $19 मिलियन कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये अबैटमेंट की कॉस्ट आपकी इतनी आएगी। तो 20% अबैटमेंट करेगी फर्म, और उसके ऊपर हमारी कॉस्ट आ रही 90 मिलियन। तो अब आप ये देखिए, जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि एफिशिएंसी लेवल इकोनॉमिक्स में अगर हमको कहीं भी बात करनी है, तो वो हमारा वहां होता है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करती है। क्यों? क्योंकि हम सीधे मार्केट की बात करें, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल है इसका। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मॉडल है इस आपका एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट की जो गुड है, जो भी एयर क्वालिटी है, जो भी बात कर लें आप उसकी, उसके केस में कितना परसेंट अबेटमेंट करेगी, तो फर्म को केवल 20% ही अबेटमेंट करना है, और एफिशिएंट स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही एक्सेप्टेबल है, ये पब्लिक के द्वारा यही एक्सेप्टेबल है। आप में से बहुत सारों को अभी भी लगेगा सर नहीं, 100% होना चाहिए था अबेटमेंट लेवल, तो पॉल्यूशन तो बिल्कुल ही जीरो पर, जीरो पे तो बिल्कुल ही सब खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पर 20% के ऊपर ही कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनकी उनकी भी जो इच्छा है वो भी यही है कि इसी लेवल तक रहे, इससे ज्यादा कम नहीं हो। अब क्यों है वो मैंने अपना हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं प्रोडक्शन होता रहे, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्शन जीरो कर दो और अबेटमेंट जीरो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी जो आप कॉज थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन ये है कि वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है? पॉल्यूशन की प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है, बताइए आप? और लाइफ में आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये लाइफ की फिलॉसफी में भी काम आएगी आपकी, कि कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है ही क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम दो ही लोगों की बात करें, एक व्यक्ति जो मैंने बताया था मछली पकड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति जो कि प्रोडक्शन कर रहा है और अपने फैक्ट्री का जो कचरा है वो इसके अंदर बहा रहा है नदी में। तो जैसे ये कचरा ज्यादा बहेगा, तो जो व्यक्ति मछली पालन कर रहा है, मछली का प्रोडक्शन कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ एक्सटर्नलिटीज हो गई, उसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मिल रही है, और जो इंडस्ट्री वाला है वो उसके लिए पे भी करने के लिए रेडी नहीं है। तो इस केस के अंदर, इस कंडीशन में आप ये देखिए कि ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति वहां पे मछली पकड़ रहा है। अगर वो मछली नहीं पकड़ रहा तो पॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉब्लम होगी नहीं। तो कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि दूसरा व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम प्रोडक्शन करें ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है पॉल्यूशन की। तो इसका ये सॉल्यूशन नहीं हुआ कि हम प्रोडक्शन करें ही नहीं। तो प्रोडक्शन तो हमें करना है, लेकिन ये एफिशिएंट लेवल हमारा ये रहेगा जो जिसको कि दोनों ही पार्टियों को एक्सेप्टेबल है, दोनों पार्टियों की सहमति से ये हो रहा है। तो ये एफिशिएंट लेवल हमारा एक जो ऑटोमेटिक जो हमारा पहुंचेगा, वो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पर आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि ये सर ये द बेस्ट सॉल्यूशन हमारा? तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है जो मैंने हम पहले डिस्कस कर चुके हम, कि ड्यू टू फ्री राइडर प्रॉब्लम बेनिफिट्स ऑफ कंजम्पशन आर एक्सेसिबल विदाउट पेइंग फॉर देम, कि जो भी बेनिफिट्स हैं अब वो क्या होंगे आपके
आप एक्सेस कर सकते हो उनको, आप उनको उठा सकते हो, बिना पैसे दिए हुए, बिना कोई पेमेंट किए हुए। So a rational consumer does not volunteer a willingness to pay because of lack of market incentive. इस कारण से जो भी रैशनल कंज्यूमर होता है, वो कभी भी अपनी विलिंगनेस टू पे नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में इंसेंटिव है ही नहीं। तो यहां पर जो पब्लिक गुड के केस में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, वो यही है कि नॉन रिविलेशन ऑफ प्रेफरेंसेस। व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस को रिवील ही नहीं होने देगा, बताएगा ही नहीं। मुझे तो, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारा पॉल्यूशन करना हो तो करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उससे लगेगा मैं जैसे ही बताऊंगा, मुझे मैं अपनी क्या बता रहा हूँ, विलिंगनेस टू पे बता रहा हूँ कि यार मेरे को, हाँ यार ये करना चाहिए और इसके लिए मैं तैयार हूँ इतना पैसा देने के लिए। ठीक है, तो ये इस कारण से वो अपनी प्रेफरेंस को रिवील नहीं करता है, बताता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फ्री राइडर बना रहना चाहता है। उसे पता है यार ये तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदा नाला बह रहा है तो बहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बताएँगे तो हम जाएँगे तो हमें हमारे ऊपर ही आएगा कि भई आप कितना देने के लिए तैयार हैं इसके लिए। कचरा इकट्ठा करते हैं, जैसे आपने अभी देखा होगा नगर निगम से कचरा इकट्ठा स्टार्टिंग में हुआ और फिर अब आ गया वापस कि पैसा लेना शुरू किए जा रहे हैं इनसे। ठीक है? तो इसलिए रिवील नहीं करता अपनी प्रेफ़रेंसेस को। तो इसलिए क्या हम नज थ्योरी यहाँ पे काम आती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, कि गवर्नमेंट क्या करती है जब उसको पता है कि लोग अपनी प्रेफ़रेंस खुले में टॉयलेट के लिए प्रेफ़रेंस कभी नहीं देंगे, टॉयलेट बनवाने के लिए प्रेफ़रेंस कभी नहीं देंगे, इसलिए वो उनको उनको नज़ करना पड़ता है, उनको थोड़ा-सा इंसेंटिव देना पड़ता है कि तुम्हें हम 12,000 रुपए देंगे, टॉयलेट बनाओ। उसको पता है कि 25,000 में बनेगी, लेकिन 12,000 देते ही वो टॉयलेट बना देता है। इसी प्रकार से कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेंगे, उसमें वहाँ पे भी नज़ काम करता है। तो ये जो हमने नज़ थ्योरी पढ़ी थी, वो यहाँ पे इस कारण से पब्लिक गुड के केस के अंदर ये आती हैं, क्योंकि वो फ्री राइडर रहना चाहते हैं, अपनी प्रेफ़रेंस को रिवील नहीं करना चाहते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एक तो डायरेक्ट प्रोविजंस हैं, जैसा कि हमने बताया था कि गवर्नमेंट स्कूल्स खोले, आपकी ये हॉस्पिटल्स खोले, हेल्थ के लिए ध्यान रखे, तो डायरेक्ट प्रोविजन गवर्नमेंट करती है। दूसरा जो वोटिंग वगैरह का जो मैंने बताया था, वो इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये मार्केट फेलियर पब्लिक गुड्स के कारण होता है। अब हम आते हैं सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ आपको पहले से ही। थर्ड पार्टी को जो फर्क पड़ रहा है इससे, डैमेज आउटसाइड द मार्केट ट्रांजैक्शन। ऐसा डैमेज हो गया है जो कि मार्केट ट्रांजैक्शंस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि एक्सटर्नलिटीज के क्या इफेक्ट आते हैं। ये प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों में होती हैं, दोनों ही केसेस में आती हैं। आप अलग अलग केसेस के अलग अलग देख सकते हैं, जैसे हनी का एग्जांपल हुआ आपका। ठीक है, म्यूजिक कोई चला रहा है, जोर से चला रहा है, कोई अच्छा म्यूजिक धीरे चला रहा है, बेनिफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। A spillover effect associated with production or consumption that extends to a third party. Positive is generate benefit and negative is if generate cost to third party outside the market. Outside the market का मतलब एक तो ऐसी चीज जो कि मार्केट में आ गई, मतलब कि प्राइस उसकी हमने डिसाइड कर ली है और प्राइस पे की जाएगी, लेकिन जहां पर प्राइस इसको रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, उस कारण से जो चीजें होती हैं, प्रोडक्शन के केस में भी हो सकती है, कंजम्पशन के केस में भी हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव हैं और नेगेटिव दोनों प्रकार की वो हो सकती हैं। थर्ड पार्टी के ऊपर पॉजिटिव होने पर तो उसे बेनिफिट मिलेगा और नेगेटिव होने के पर क्या मिलेगा? लॉस होगा, कॉस्ट आएगी। द स्पिल ओवर इफेक्ट इज नॉट कैप्चर्ड बाय द प्राइस। ये प्राइस के में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, सो द प्राइस फेल्स। प्राइस फेल हो जाती है, हम इसको कहते हैं मार्केट फेलियर। Price does not reflect all the benefits and the costs associated with the production and consumption. इसी कारण से ये भी मार्केट फेलियर का अपना एक एनवायरमेंट प्रॉब्लम है एक्सटर्नलिटीज। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नलिटीज अपने आप में क्या है, एक पब्लिक गुड है या फिर पब्लिक बैड। अगर ये बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है एक्सटर्नलिटी, देन वो आपका कहलाएगा। और अगर वो पॉजिटिवली प्रभावित कर रही है तो पब्लिक गुड है, और नेगेटिवली प्रभावित कर रही है तो पब्लिक बैड है। If the externalities affect a broad segment of the society, and if its effects are non-rival and non-excludable, the externalities itself is a public good or bad. अब हम यहाँ देखते हैं कि इस यहाँ पर एक्सटर्नलिटीज के केस में मार्केट किस प्रकार से क्लियर होता है।
अगेन जैसा मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स की टर्म में कि हम कहीं भी मार्केट क्लियर की बात करेंगे, कहीं भी हम एफिशिएंसी लेवल की बात करेंगे, हम किस किस पॉइंट पे बात करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि यहाँ पर डिमांड क्या चीज़ है और सप्लाई क्या चीज़ है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर मैं केवल प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, कमोडिटी केवल प्राइवेट है, तो उस केस में वहाँ पर जो कि एक्सक्लूडेबल भी होती हैं वो कमोडिटी, चूँकि वो कमोडिटी राइवल भी होती हैं, एक साथ ज़्यादा लोग कंज़्यूम नहीं कर सकते हैं, एक करेगा तो दूसरों को प्रोवाइड करने की जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ेगी और दूसरों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो प्राइवेट अगर कमोडिटी है, तो जिस पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है या हम जो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के ऊपर हम बात करें, तो हम उस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के बराबर हो। इसे कहा जाता है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल कि हम वहां पर इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा जहां पर मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट के इक्वल हो। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म आ रही हैं आपकी कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट क्या है। एक रिफाइनरी का हमने जो एग्जांपल लिया था पेट्रोलियम वाला, उसी को आप देखिए आपस में कि वो रिफाइनरी है और उसको वाटर पॉल्यूशन कर रही है। तो उस केस में उस रिफाइनरी का जो सप्लाई कर्व है, वो सप्लाई कर्व हमारा क्या कहलाता है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का। और रिफाइनरी का जो आपका डिमांड कर्व है, वो आपका कहलाएगा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, अब ये बताइए बेनिफिट किसको हो रहे हैं इसके अंदर? वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या होगा? मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट होगा लोगों को या लॉस होगा? हम्म, लॉस होगा। ठीक है, ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट undervalue the opportunity cost of production and the resulting output level is too high। जहां भी एक्सटर्नलिटीज की हम बात करते हैं, वहां पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं, ठीक है, तो जो प्राइवेट कॉस्ट आपकी आ रही है वो अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू यानी कि उसको जो हम देख रहे हैं प्राइवेट कॉस्ट को, वो हम कम देख रहे हैं, हमें पूरी दिखाई नहीं दे रही है, प्राइवेट कॉस्ट पूरी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट में ही प्राइस दिखेगी। तो जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट आपकी आ रही है, वो अगर अंडर वैल्यू हो, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मिल रही है। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के केस में ये अंडर वैल्यू होती, और इसके अंडर वैल्यू होने के कारण जो आउटपुट लेवल है, वो जो वास्तव में आउटपुट लेवल होना चाहिए उसकी तुलना में ज्यादा आउटपुट लेवल होता है। ठीक है, अब इसको आप अलग ढंग से समझिए, आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा ये। इसमें ये होता है कि अगर क्या हुआ? हाँ, अगर नेगेटिव है तो और अंडर वैल्यू कॉस्ट को हम अंडर वैल्यू कर रहे हैं, हाँ, तो और प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ना। आउटपुट लेवल इज टू हाई मतलब और प्रोडक्शन, बिकॉज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज अंडर वैल्यूड। इसमें और प्रोडक्शन होगा कि आप अगर सपोज इसका इसका ये ऐसा क्यों हो रहा है वो समझिए आप। ये एक्सटर्नलिटीज हैं और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फर्म को हमने कहने तो पॉल्यूशन करती रहे जितना करना हो, क्योंकि यहाँ भी हम प्राइवेट की बात करें, हमें सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सटर्नलिटीज के केस में यहाँ पर अभी इस पेज तक हम क्या बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट या मार्जिनल प्रॉफिट हमारा जहां जीरो हो जाए, वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा हम चूंकि यहाँ पर प्राइवेट कॉस्ट को पूरा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम इसमें सोसाइटी तक जा नहीं रहे, तो इसके सोसाइटी पर क्यों जाना पड़ेगा हमें? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंडिटीज है। एक्सट्रीमिटीज नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ एक्सट्रीमिटीज हैं, इसलिए हमें मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट कितनी आ रही है इस चीज की। ठीक है, तो जब हम सोशल कॉस्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम एक्चुअल बात कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर पॉल्यूशन के कारण मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से थोड़ी सी ज्यादा मार्जिनल सोशल कॉस्ट आएगी। कितनी ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, एमईसी से बताते हैं।
तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। और ये एक्सटर्नलिटीज कहलाती है। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज एक्सटर्नलिटीज। अब ये इस केस के अंदर जबकि हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की बात कर रहे हैं, तब तो ये ऐसा होगा कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता तो वो एमईसी आपका नेगेटिव हो जाता। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट माइनस एमईसी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो अगर ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती, क्योंकि हम पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे केवल नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करनी है और वो है पॉल्यूशन। तो यहाँ अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की बात करते तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट हमारी क्या होती, ओवर वैल्यूड होती। ठीक है, और दूसरा उस केस के अंदर ओवर प्रोडक्शन नहीं होके अंडर प्रोडक्शन होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब ये है कि मार्केट, बाजार या कीमतें, कोई भी जो अच्छी चीज है उसके कम प्रोडक्शन को करती है, को इसलिए वो पूरी रिफ्लेक्ट नहीं करती। और इसी प्रकार से अगर कोई चीज बुरी हो रही है, गलत हो रही है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको ओवर प्रोडक्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट में वो आ ही नहीं रहा है, इसलिए वो करता जा रहा है, उसकी कॉस्ट बढ़ ही नहीं रही है, उसे उसको बियर करना ही नहीं है सोशल कॉस्ट को। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा अब सप्लाई कर हो जाएगा, मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट ड्यू टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और इन कंजम्पशन, यहां पे हमने कंजम्पशन के केस में डिमांड का जब बात करें तो यहां हमने कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं ली है। इस कारण से यहां पर मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, उस कर्व में कोई हमने अंतर नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप ये कहेंगे जो आपका एफिशिएंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कहां होगा, या फिर जो मार्जिनल प्रॉफिट होगा वो मेरा कितना होगा, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर। इसको आप इन दोनों डायग्राम से समझ सकते हैं। ये तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड डायग्राम का आप देखिए कि डिमांड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। यहाँ पे कोई एक्सटर्नलिटीज नहीं ली हमने, लेकिन कॉस्ट सप्लाई या कॉस्ट के केस के अंदर हमने एक्सटर्नलिटीज ली है। तो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को अगर हम ऐड करेंगे प्राइवेट कॉस्ट में, तो हमें एक्चुअल मार्जिनल सोशल कॉस्ट आएगी, और वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होने से हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, पहले से कम करेंगे। तो पहले हमारा जो और प्रोडक्शन बता रहा था ड्यू टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और प्रोडक्शन था, वो अब नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या हो गया, वापस ये यहां पर आ गया 128 हो गया। क्लियर, 160 से 128 हो गया। चलिए, ये जस्ट आप उल्टा गुड्स के लिए भी बता सकते हो, या फिर जो एक्सटर्नल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है उसके लिए भी उल्टा बना सकते हैं। आई थिंक क्लियर है आप लोगों को एक्सटर्नलिटीज तक। यही सेम एग्जांपल ही तो चल रहा है, ये तो मैंने इनको आपको ठीक है न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताया। अब आप क्या चाहते हैं इसको, इसी को मैं, ये मैथमेटिकली तो है भैया, ये पूरा मैथमेटिकल चल रहा है, तो मैं आपको इक्विलिब्रियम भी तो देखना है। हम्म, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। हेलो, हाँ बोलिए। थोड़ा कहीं कोई डिस्टरबेंस भी हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये- हम्म
चलिए मैं समझ गया आपका कहना सर। देखिए सीधा सा इसका मतलब ये है कि जब भी हम केवल प्राइवेट कॉस्ट की बात करेंगे, है ना? प्राइवेट कॉस्ट का मतलब ये है कि फर्म अपना प्रोडक्शन कर रही है और वो पॉल्यूशन कितना कर रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो अपना क्या करेगी? अगर वो पॉल्यूशन करती जा रही है और उसको उसकी कॉस्ट को बियर नहीं करना है, ठीक है? यानी कि सोसाइटी कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती, तब तक वो क्या करेगी? वो ओवर प्रोडक्शन करती रहेगी। अब हम यहाँ ओवर प्रोडक्शन को थोड़ा-सा आप अलग ढंग से समझिए। उसे कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक उसको बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं कहता है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी पुरानी मशीनरी को चेंज करे। उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जो चिमनियाँ हैं, जिसमें से धुआँ निकल रहा है, तो उसको उसके ऊपर कोई इक्विपमेंट लगाए जिससे कि धुआँ नहीं निकले या जो लेवल है उसको कम हो। उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसे इनपुट्स यूज़ करें जिनसे कि पॉल्यूशन कम हो। या फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी गाड़ी यूज़ करूँ जो कम धुआँ निकाले, ठीक है? तो ये जब तक बाहर से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना? तब तक उस वो इस कॉस्ट को बियर करने के लिए रेडी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अब ये हम जो बात करते हैं कि हमें कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोडक्शन के साथ-साथ में आप पॉल्यूशन भी जनरेट कर रहे हो। अगर ऐसा है, तो उस कंडीशन में उस फर्म को जो एक्चुअल उसका प्रोडक्शन है, क्या हम उसको मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से ही बता सकते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, उसकी जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, जो कि उसकी प्राइस को बताती है, वो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्रॉपरली प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इस कारण से ये होगा कि उसे हम देखेंगे उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो उस एक्चुअल कॉस्ट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज़ नॉट द एक्चुअल कॉस्ट, बट मार्जिनल सोशल कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या आती है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट का मतलब ये है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा जो पॉल्यूशन की होती है, उसकी सोसाइटी को कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़े। अब आपके प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा सर ये सोसाइटी को क्या कॉस्ट बियर करनी है? आ रहा है ना? सोसाइटी को क्या कॉस्ट बियर करनी है? सोसाइटी को पॉल्यूशन के कारण होने वाले हेल्थ हज़ार्ड्स को बियर करना है ना? इसको आप इस ढंग से समझिए कि एक कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और प्रोडक्शन कर रहा है और वो कोई अपनी किसी भी फर्म के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है। जो भी व्यक्ति गाड़ियाँ पुरानी भी यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करने देता है और धुआँ होने देता है, पानी को बर्बाद होने देता है, तब क्या होगा? क्या वो ग्रो कर पाएगा? उसी तेज़ी से हर साल ग्रो करता रहेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, वो डिप्लीकेशन हो रहा है, डैमेज हो रहा है। सोसाइटी को डैमेज हो रहा है, हेल्थ हज़ार्ड्स हो रहे हैं, लोगों को टेंशन शुरू हो जाएगी, लोग बीमार होने लग जाएँगे, कम उम्र में ही परेशान होने लग जाएँगे और वो चीज़ें आजकल आप देख भी रहे होंगे, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, बीमारियाँ हो रही हैं, खाने-पानी पीने की चीज़ें सही नहीं हैं, है ना? हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, पानी आपको अच्छा नहीं मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर, तो सारी चीज़ें जो कंटामिनेटेड हुई हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि वो जब हम प्रोडक्शन की बात करें तो उसके अंदर जो कॉस्ट हमने ली है वो सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो वो सही ढंग से रिफ्लेक्ट तब होगी जब आप मार्जिनल सोशल कॉस्ट देखोगे। मार्जिनल सोशल कॉस्ट क्या है? अगर वो पॉल्यूशन करते हैं देन जो लोगों को हेल्थ के ऊपर जो खर्च करना पड़ रहा है दैट इज़ मार्जिनल सोशल कॉस्ट, दैट इज़ मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मुझे मैंने मेरी सोसाइटी के अंदर मुझे ये देखना है कि मुझे वास्तव में कितना प्रॉफिट हुआ। जो मैं इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे वास्तव में कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट जिस पॉइंट के ऊपर होते हैं, वही मेरा इक्विमार्जिनल पॉइंट होगा या वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या वही वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर डिमांड बराबर सप्लाई होती है। और वो अगर हम निकालते हैं तो मेरा मार्जिनल प्रॉफिट कितना आता है? मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर आता है। ठीक है? ये आपकी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ये कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है सभी को प्रोडक्शन के केस में। तो इसी प्रकार से ग्रोथ की ये जो कॉस्ट है वो सबको बियर करनी है। तो ये एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स को जब हम देखते हैं तो ये एक्सटर्नलिटीज के कारण हमें ये समझ में आता है कि ये एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास आ रही है। अब ये तब तक आपकी रहेगी, ठीक है? अब इसी के अंदर आगे हम इसको पढ़ेंगे
तो उसमें आपको और ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट आप ये देख लीजिए कि सोसाइटी को क्या गेन हो रहा है इसमें, इस पूरे प्रकरण के अंदर सोसाइटी को क्या गेन है। देखिए अगर आप यह देखें, ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा है पहले आपका 160 था, ठीक है, जब तक हमने प्राइवेट का केस लिया तो वाई के ऊपर थे हम, 22 उसका डॉलर पर बैरल इसकी प्राइस थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुंच गए तो हम डब्ल्यू पे आ गए। नेक्स्ट डब्ल्यू पे 128 1000 बैरल का प्रोडक्शन हो रहा है और प्राइस कितनी हो गई, 26 हो गई, जब हमने मार्जिन एक्सटर्नल कॉस्ट को इसमें इंक्लूड किया। तो इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो यहां से जब हम y से w पे पर गए हैं, ठीक है, तो y से w पर जाने पर आपको ये जो पार्ट आ रहा है वो आपका क्या है, पूरा का पूरा, यहां से आप देखिए ये पार्ट आपका आ रहा है पूरा आपका एक्सटर्नल कॉस्ट का, ठीक है। और इसके अंदर से ये तो जो पार्ट है उसको आप निकाल लीजिए, इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। ये यहां से यहां हो गया 160 से 128 हो गया, एरर हो गया। रिफाइनरी का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, रिफाइनरी का प्रॉफिट लॉस हुआ आपका WYZ, ठीक है, ये रिफाइनरी को लॉस हुआ, ठीक है, ये रिफाइनरी को लॉस हुआ, ठीक है। और सोसाइटी का जो टोटल गेन हुआ इस कारण से वो कितना हुआ है, WXYZ, ठीक है, ये पूरा जो आपका दिख रहा है ना WXYZ, ये सोसाइटी को इतना फायदा हो रहा है इससे, लेकिन इंडस्ट्रीज को इतना लॉस हो रहा है WYZ, ये इंडस्ट्री को लॉस क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब इंडस्ट्री को या तो मशीनरी बदलनी पड़ रही है या पुरानी मशीनरी के ऊपर नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स लगाने पड़ रहे हैं जिससे कि वो पॉल्यूशन को कम कर पाए, ठीक है। तो अब ये इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है और उसके लिए उसको प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है, ये जो प्राइस है ना वो ज्यादा आ रही है इसको, तो ये पूरा इसको लॉस है। तो सोसाइटी को अल्टीमेट जो गेन हो रहा है इस पूरे से जो हमने यहाँ पे किया, क्यों क्यों गेन हो रहा है सोसाइटी को, क्यों, क्योंकि अब पहले से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन सोसाइटी को इसकी प्राइस भी क्या देनी पड़ रही है, ज्यादा देनी पड़ रही है। तो जो सोसाइटी का गेन हुआ वो केवल कितना होगा, WXY, ये सोसाइटी का गेन है जिसको हम कहते हैं कि ये एफिशिएंसी के कारण इस पॉइंट पे हम पहुंचे। गेन बाय द एरिया WXY एज रिजल्ट ऑफ एफिशिएंसी बीइंग रिस्टोर्ड, ठीक है, ये एफिशिएंसी रिस्टोर की हमने, पहले एफिशिएंसी नहीं थी, ये पॉइंट वाई पॉइंट आपका एफिशिएंट पॉइंट नहीं था, बिकॉज ये एक्सटेंडरीज की जो कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, जो सोशल कॉस्ट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, और जब हमने सोशल कॉस्ट को इसके अंदर इंक्लूड किया तो हम W पॉइंट के ऊपर आ गए, और इस कारण से जो सोसाइटी को तब भी नेट गेन यहाँ पर भी हो रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि अगर इस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है, तो भी सोसाइटी को इससे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। क्यों गेन हो रहा है, क्योंकि हेल्थ हजार्ड्स को देख इसके अंदर हमने पहले केवल प्राइवेट को लिया था। अब ये आप इसको इस ढंग से समझना पड़ेगा आपको कि अगर हम केवल प्राइवेट प्लेयर्स के या मार्केट के ऊपर छोड़ दें, सुनिएगा आप इस चीज को, कि अगर मैं ऐसी चीजों को मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूं जिनमें एक्सटर्नलिटीज है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके अंदर, तो उस केस में वो सोसाइटी को एक गर्त में लेके चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करती रहेगी, कम प्राइसेस रखेगी, जिस कारण से वो सही ढंग से सोसाइटी को जो कॉस्ट है जो बियर करनी पड़ रही है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, जहां भी एक्सटर्नलिटीज है वहां पर। और इस कारण से जब वो इसको रिफ्लेक्ट हम देखते हैं कि अगर ये कि लें हम इसको इंक्लूड करें मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को, तो पहले से कम प्रोडक्शन होगा और प्राइस ज्यादा होगी, फिर भी सोसाइटी को अल्टीमेटली क्या होगा, गेन होगा, जो मैंने येलो पार्ट दिखा रखा है वो सोसाइटी का गेन है। तो ये एनवायरमेंट अब लास्ट हम देख लेते हैं। इवन इफ इट्स गुड फॉर सोसाइटी, but firms do not have any incentive to absorb all externalities in the absence of well-defined property rights. जब तक प्रॉपर्टी राइट्स को हम वेल डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इंडस्ट्री एक्सटर्नलिटीज के बारे में सोचेगी ही नहीं कि मुझे ये एक्सटर्नलिटीज आ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में कोई इंडस्ट्री तब तक नहीं सोचेगी या फिर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेगी,
ठीक है, ये अभी उसने जो कम किया ना प्रोडक्शन, इसका मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर रही है। तो प्रॉपर्टी राइट्स वेल डिफाइन होने चाहिए, यही आपकी कॉस्ट थ्योरम है आगे, जिसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अभी आपको बता देता हूँ। अब आप इसको जो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमने पहले काफी देख लिया है, तो इसको मैं स्टार्ट से एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमारा जो एक्चुअल था वो यहाँ पर था। हमने रेगुलेशन के बारे में पढ़ा था पहले, 2 थ्योरी हम पढ़े थे इसमें। पूरा रेगुलेशन को मैंने आपको बताया था, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो मॉडल है आपका, एक्सोजीनियस पॉलिटिक्स, एंडोजीनियस पॉलिटिक्स हम देख चुके थे, कमांड कंट्रोल और मार्केट अप्रोच की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर सबसे पहले हमने पिगोन टैक्स की बात की थी, ठीक है? पिगोन टैक्स में मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि पिगोन टैक्स इस पॉइंट के ऊपर जो फी लग रही है वो आपका क्या है? पिगोन टैक्स है, ठीक है? यहाँ पे हमने मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल सेविंग लिया था, एमएस जो कर रहे हैं, इसको मार्जिनल बेनिफिट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? मार्जिनल सेविंग को मार्जिनल बेनिफिट भी बोल सकते हैं। ये मार्जिनल डैमेज है, ठीक है? सोसाइटी को जो डैमेज हो रहा है वो मार्जिनल डैमेज है, या फिर आप इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस ढंग से अपन ने इसको यहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे हम ये आते हैं कि यहाँ तक हम देख चुके थे ना कंप्यूटर। ये वही मैंने इसमें लिया था, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट को हमने इसमें इंक्लूड किया था, मार्जिनल सोशल कॉस्ट को दिया था, और फिर मैंने आपको इस पिगोन टैक्स के बारे में बताया था, ठीक है? मल्टीपल पॉलिटर का हम केस देख चुके हैं। हाँ, फी और सब्सिडी के बारे में हम यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-सा गड़बड़ हमने देख लिया था। इस पे आप देखिए कि फी और सब्सिडी, सॉरी, जो टैक्स और सब्सिडी है उसमें हम कंपैरिज़न देख रहे थे। यहाँ से मैं वापस शुरू करना चाह, आप में से किसी को नींद तो नहीं आ रही? 10:30 बज गई हैं, सुबह जाना है आपके? नहीं, अगर जाना है तो आप चले जाएँ, क्योंकि इसको मैं उसके ऊपर डाल दूँगा। आप यहाँ पे थोड़ा-सा ये था, ज़्यादा अभी टाइम नहीं लगेंगे, 15 मिनट तक और खींच सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ एक पिछली बार थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हो गई थी। यहाँ से आप थोड़ा-सा इसको देखिए। शॉर्ट रन में हम बात कर रहे थे कि सब्सिडी और टैक्स में क्या डिफरेंस है, कौन सही है, कौन गलत है। तो हमारे पास जो कंक्लूजन आया था वो ये था, देखिए टोटल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका टैक्स लगा रहे हैं हम इतना, टी टैक्स है इसके अंदर, ई इज इक्वल टू ए वाई। ई आपका क्या है? ई इमिशन को बता रहा है। इमिशन किसका फंक्शन है? आउटपुट का फंक्शन है, ठीक है? और इसी कारण से ई को हम ए वाई से बता रहे हैं। वाई यहाँ पर आउटपुट है, ए उसका कोई गुणक है, ठीक है? तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस टैक्स लगने के कारण आपका एटीवाई इसमें ऐड हो गया है। पॉल्यूशन टैक्स हमारा टी, ठीक है? तो टी इंटू ई था वैसे, पर ई को हमने ए वाई लिख लिया, इसलिए एटी वाई बन गया। टी इंटू ई था, ठीक है? टैक्स के कारण जो कॉस्ट बढ़ी आपकी वो टी इंटू ई बढ़ी। 10% टैक्स लग रहा है सपोज पॉल्यूशन का, तो जितना आप इमिशन कर रहे हैं, ई जितना कर रहे हैं, उसका 10% आपको कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अब इसी की अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट प्लस इस एटी वाई का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, वाई के रेफरेंस में, तो यहाँ पर केवल एटी बचेगा, ठीक है? तो जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर कितना हुआ? इज इक्वल टू मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट प्लस ए इंटू टी, ठीक है? अब इसी को आप देखिए, अगर हम सब्सिडी की बात करें, यहीं पे अगर मैं सब्सिडी की बात कर रहा हूं कि सपोज इनिशियली फर्म ई स्टार पॉल्यूशन लेवल है फर्म का, और उस फर्म को हम सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी देने का मतलब कि उसको पॉल्यूशन कम करने पर इंसेंटिव मिलेगा, पैसा तब मिलेगा जब वो पॉल्यूशन कम करे। अगर वो कम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, यानी सब्सिडी नहीं दी जाएगी, इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और वो कितना दिया जाएगा कि पहले का जो इसका पॉल्यूशन लेवल है इस ई स्टार, और अब जो रिड्यूस उसने किया है ई, उनका जो डिफरेंस है उसको एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना उसको हम पेमेंट करेंगे। तो उस केस में उसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट माइनस ये जो सब्सिडी उसको दी जा रही है, उतनी उसकी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इसको जब हम माइनस करते हैं यहाँ पर, तो ये इसको इक्वेशन को इस प्रकार से आ जाती है, एस ए वाई प्लस एफ सी माइनस एस ई स्टार। ई स्टार क्या है? उसका इनिशियल पॉल्यूशन लेवल है।